गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस मैग्नेटिज्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे, हमने देखा था कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो केवल फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए तो क्या करने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। मैंने कहा कि मान लो सपोज दैट अगर कोई करंट कंडक्टर है, इसमें करंट किस तरीके से फ्लो कर रही है और यहाँ पर कोई चार्ज रेस्ट पर रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ है, रेस्ट पर रखा हुआ है, तो ये चार्ज केवल और केवल मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन अगर किसी चार्ज को हम मोशन में ला दें, इस चार्ज को हम वेलोसिटी दे देंगे तो ये चार्ज सीधा नहीं जाने के बजाय अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे चार्ज अपने पाथ से डेविएट हो गया, इसका मतलब इसको कोई ना कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद करने के बाद ये पता चला कि ये वाला फोर्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैग्नेट में जो फोर्स होता है बिल्कुल वैसा, इसलिए इसको फोर्स को भी क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक। ये रही इसकी कहानी, और इस कहानी के दो हिस्से। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। पहला हिस्सा इस कहानी का ये है कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या स्टडी करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए हमारे पास दो लॉ। सबसे पहला लॉ जिसका है वो है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ। और दूसरा है एम्पियर लॉ। कई बार इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं, लेकिन हम एम्पियर लॉ के नाम से जानते हैं। इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो पुट द हेडिंग बायो-सेवर्ट लॉ। तो नोट करें बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ बिल्कुल वैसे जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो लॉ पढ़े थे। कौन कौन से थे? पहला लॉ कूलम्ब्स लॉ था, दूसरा लॉ क्या था? गॉस लॉ। तो सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ ने हमको क्या दिया? कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। गॉस लॉ ने हमें दिया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी दो लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितनी वैल्यू है? आई। करंट कितनी वैल्यू है? आई। अगर ये आई करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर करंट वैल्यू आई, और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि पॉइंट P, जो कि पॉइंट P। अब चूंकि ये पूरे वायर में करंट फ्लो हो रही है तो ये पूरा वायर कंटिन्यूअस है, लेकिन बट हमें क्या करना है? हमें एक एलिमेंट लिया है। हम चाहते हैं इस एलिमेंटल करंट की वजह से जिसकी लेंथ dl, जिसकी लेंथ कितनी है? dl। दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट। इसकी लेंथ कितनी है? dl। इस dl लेंथ की वजह से जिस पर करंट कितनी है? I है। इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि r दूरी पर होगा, वो कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया dp is directly proportional to I and also directly proportional to dl, also directly proportional to dl। और dl और r के बीच में जो एंगल है वो sin थीटा, यानी थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू dl है ना। और अगर हम डायरेक्टली इसको लिखना चाहें तो तीनों को प्रोपोर्शनली लिखेंगे। and inversely proportional to magnetic field is also inversely proportional to 1 upon square root 1 upon square of distance between them। तो इसको डायरेक्टली लिखा गया। हमने कहा मैं dp को डायरेक्टली लिख सकता हूं म्यू नॉट I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 4 पाई इनटू मॉड ऑफ r का होल क्यूब। सवाल यह है कि हमने इस तरीके से इसकी प्रोपोर्शनलिटी को लिखा और डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख दिया। एक्चुअल सच्चाई ये है कि पहले एक फॉर्मूला आया था, बाद में ये प्रोपोर्शनलिटी आई। प्रोपोर्शनलिटी कैसे
डीएल क्रॉस आर को हम आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। एक आर को काट दिया, यहाँ स्क्वायर बचा, तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। ये बायोट सेवर्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड है। सच्चाई देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी प्रोपोर्शनल टू आई एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई is proportionality constant. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई is proportionality constant. अब इसकी वैल्यू होती है 4 पाई into 10 की पावर 7, 4 पाई into 10 की पावर -7 इसकी म्यू नॉट की, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हो जाएगी 10 की पावर -7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला, या हम इसे बोलते हैं वीपर पर मीटर स्क्वायर, वीपर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा सवाल आता है यूनिट डायमेंशन, जैसा क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक परमिटिविटी, यानी म्यू नॉट इज व्हाट? म्यू नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस। तो अगर आप डायमेंशन जानना चाहते हो म्यू नॉट की, तो सवाल ये है म्यू नॉट यहां पाया जाता है। अब तुम ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां से म्यू नॉट निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड dv into 4 पाई into r स्क्वायर डिवाइडेड बाय I dl sin थीटा। तो ध्यान से देखो dl मीटर में, r मीटर में, तो एक r ने एक r को काट दिया। मैग्नेटिक फील्ड यूनिट हो गई टेस्ला, और 4 पाई का यूनिट लेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बोथ आर डायमेंशनलेस, और यहां पे r स्क्वायर का जगह हो गया मीटर। क्यों? क्योंकि एक r ने एक r को काट दिया, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, डिवाइडेड बाय यूनिट। तो हमारे पास मैग्नेटिक परमिटिविटी यूनिट आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कितने आगे बढ़े? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलो ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बट इस एप्लीकेशन के पहले हम जानते हैं हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और सब लोग इसको पढ़े भी होंगे। c a इज द फर्स्ट वेक्टर एंड b इज द सेकंड वेक्टर एंड c इज द थर्ड वेक्टर। हमने पढ़ाया था कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर करो, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर फोल्ड करो, और दोनों की जो भी डायरेक्शन होगी वो कौन सी वेक्टर की हो जाएगी? थर्ड वेक्टर की हो जाएगी। तो वापस सवाल पढ़ा यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड dl क्रॉस r। तो सबसे पहला सवाल है इसके dl की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dl। तो हमने कहा डायरेक्शन ऑफ dl इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नोट कर लेना इसको, द डायरेक्शन ऑफ dl इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर dl इज द फर्स्ट वेक्टर एंड r इज द सेकंड वेक्टर। dl is the first vector and r is the second vector, and magnetic field is the third vector where you have to calculate the magnetic field. सिंपल सा सवाल है dl by dl, और dl की डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। dl की डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो dl इस डायरेक्शन में है, r हमारा इस डायरेक्शन में, सीधा r हमारा इस डायरेक्शन में, तो dl की तरफ फिगर किया और r की तरफ घुमाया, उल्टा किधर आया? बोर्ड के अंदर। dl की तरफ फिगर किया और r की तरफ घुमाया, उल्टा आया बोर्ड के अंदर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड। बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि a इज दिस वेक्टर, a वेक्टर इज दिस, b वेक्टर इज दिस, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर? तो
यानी फर्स्ट वेक्टर से मूविंग करने की तरफ होना चाहिए सेकंड वेक्टर की तरफ। तो आप अगर अंगूठा ऐसे रखेंगे तो फिर घूम पाना मुश्किल है, इसलिए अंगूठा को ऐसे रखेंगे। यू लुक लाइक दिस, ऐसे रखेंगे और फर्स्ट वेक्टर बाहर की तरफ और सेकंड वेक्टर इस साइड, तो कर्ल हुआ इस तरफ और उठाया हुआ। तो फर्स्ट वेक्टर किधर आ गया? बाहर की साइड आ गया। बाहर की साइड आ गया तो ये किधर होगा? नाउ दिस इज द ए, दिस इज द ए वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड उसको थोड़ा रिलेट करते हैं। जैसे मान लो हमने एक कंडक्टर लिया है, इसमें करंट बह रही है, इसमें करंट कितनी बह रही है? ये करंट बह रही कंडक्टर है, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करते हैं क्रॉस करंट को। हमने सिंपल सा सवाल पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड आल्सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q? तो P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए सिंपल। तो अगर करंट ऐसे बह रही है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस डायरेक्शन को निकालने के लिए फिर से राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। यहां पर कोई क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह की बात नहीं करेंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती तो हम राइट हैंड रूल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ऐसे भी राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपने टेक्स्ट पढ़ रखा होगा करंट फ्लो इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उस तरफ क्या रखो? अंगूठे को, इस तरफ क्या रखो? अंगूठे को और घुमाओ उसको। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड राइट हैंड रूल, दिस इज आल्सो कॉल्ड राइट हैंड रूल। तो ध्यान से देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो स्टेप द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर को यहां खोला, यहां पर निकालना और अंगूठे को किधर रखा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल द फिंगर। इस तरह से फिंगर को घुमाएंगे तो इस साइड फिंगर अंदर जा रही है और इस साइड से बाहर निकल रही है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड हो गया और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो गया। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन निकाली वाया यूजिंग राइट हैंड रूल। तो यहां पर राइट हैंड रूल के दो एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन? दो एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। सेकंड एप्लीकेशन ये है कि राइट हैंड रूल ऐसे भी निकलता है, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहिए दोनों रूल को लिख लीजिए। पहला वाला लिख लीजिए राइट हैंड रूल, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल। कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये कहता है, लिखिए नोट डाउन करिए, स्ट्रेस द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेस द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा curl the finger across the wire। इसको दूसरे वे में कह सकते हैं हम, put the thumb in the direction of magnetic field, put the thumb, दूसरे तरीके से लिखते इसको, put the thumb in the direction of magnetic field, put the thumb in the direction of magnetic field and curl the finger around the wire, curl the finger around the wire, you have to calculate the magnetic field, direction of magnetic wire right hand। सिमिलरली इसी तरीके से एक और रूल है जिसे हम बोलते हैं पाम रूल। क्या बोलते हैं? पाम रूल। थोड़ा इजी है, ज्यादा आसान है पाम रूल एज कंपेयर टू राइट हैंड रूल, क्योंकि राइट हैंड रूल समझने में तो दिक्कत होती है। जैसे मान लो हमने कहा ऐसे कर दे रही है तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है जनरली। जैसे मैंने कहा आप हम कोई डायरेक्शन में रखो और फिंगर को घुमाओ अराउंड द वायर। तो अराउंड द वायर जब घुमाएंगे इस तरफ अंदर जा रहा होगा और इस तरफ से बाहर आ रहा होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इसकी हो जाएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड around the floor with the help of right hand। मैंने कहा पाम में क्या करें? पाम को बहुत आसान कहता है, थंब को उस डायरेक्शन में रखो जिधर करंट फ्लो हो रही है। क्या कहता है पाम को? कहता है थंब को उस डायरेक्शन में रखो जिधर करंट फ्लो हो रही हो और द डायरेक्शन ऑफ पाम इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ पाम इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को समझाऊं ध्यान से, तो राइट हैंड को लिया ऐसे रखा, तो पाम ये कहता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा तो पाम जिस तरफ जा रहा है उधर ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर ये करंट की डायरेक्शन हो, पाम यहाँ पर अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई। सिमिलरली इस तरफ देखो तो पाम बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई? बाहर हो गई। किधर हो गई? बाहर हो गई। और यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड बायोसेवर्ट लॉ से क्या होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की और डायमेंशंस क्या होती है। Now we discuss application of magnetic field, application of biosensor, application of biosensor।
एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। इसको हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इसको कोरिलेट भी करेंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, फिर हमने निकाला था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फिर हमने निकाला था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी फाइनाइट वायर। तो बिल्कुल सिमिलर कांसेप्ट जैसे वहां पर है वैसे यहाँ पर कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अगर आपको वहां वाला फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ कोरिलेट करना ज्यादा आसान होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं हो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं E पैरेलल और E परपेंडिकुलर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है K लैम्डा बाय D sin थीटा। चलो इसको इसी को देखो, छोड़ो उसको बाद में निकाल लेते हैं। मैंने ये फाइनाइट वायर इसमें करंट आई है, ये वेरी करंट आई और इसकी लेंथ कितनी है L, लेंथ कितनी है L। मैंने कहा आपको अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि इस वायर से R दूरी पर है, R दूरी पर है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसको क्या माना, ओरिजिन, क्योंकि जहां से निकालना, जहां से वायर की दूरी होगी उसको मैंने ओरिजिन माना, और इस ओरिजिन से वाई डिस्टेंस ऊपर, कितना डिस्टेंस ऊपर, इस ओरिजिन से वाई डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है dy। वाई डिस्टेंस ऊपर एलिमेंट कितना है dy, एंड दैट dy इज व्हाट एलिमेंटल लेंथ। जैसे बायोट सेवर्ट लॉ में आपने कहा था dl इज व्हाट एलिमेंटल लेंथ, dl इज व्हाट एलिमेंटल लेंथ। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर dy क्या हो जाएगी, एलिमेंटल लेंथ, और इस dy की वजह से यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसकी दूरी अगर ये r है और ये थीटा माना, तो इसकी दूरी जो भी होगी, इसको r की जगह तुम d मान लेंगे, इसको r सही है। तो इस एलिमेंट की वजह से इस थीटा की दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस एलिमेंट की वजह से। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि dB इज द एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज dB, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r का होल। तो dl की जगह क्या हो जाएगा, सिमिलरली dy हो जाएगा, तो dB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I, dl की जगह हो जाएगा dy क्रॉस r, और r की जगह क्या हो जाएगा, r है, अगर d है और ये थीटा है, कितना हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा d sec थीटा। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। r की जगह क्या हो जाएगा d sec थीटा, कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं, d sec थीटा का होल क्यूब। कैसे आप ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल आर का कंपोनेंट इधर आएगा, क्या हो जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू d। अगर इस r का एक कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू d। नाउ r इज इक्वल टू d बाय cos थीटा, और 1 बाय cos थीटा इज व्हाट, d sec थीटा। तो मैंने डायरेक्टली वहां लिख दिया d sec थीटा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा रखा। तो देखो एक d sec थीटा से एक d sec थीटा कट जाएगा, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसको जब रिमूव करेंगे तो एंगल ये आएगा। तो तुम ध्यान से देखो, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dy इनटू d sec थीटा इनटू साइन ऑफ। अब ध्यान से देखो, करंट को डायरेक्शन को करेंगे, अगर ये थीटा की मैग्नीट्यूड है 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय d क्यूब sec क्यूब थीटा। एक d sec थीटा ने एक d sec थीटा को sec थीटा को मार दिया, तो कितना आंसर हो गया हमारे पास जो बचा हुआ आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा हो जाएगा, I dy cos थीटा डिवाइडेड बाय d स्क्वायर sec स्क्वायर। अब सवाल ये है कि dy को कैसे रिप्लेस किया जाए, क्यों, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है और dy भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक लिमिट लगाई, हमने कहा कि भैया
1 तक को, लेकिन सबसे पहले हमें dy को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालो तो tan थीटा इज नथिंग बट y/d। तो इस ट्रायंगल में देखना हमने लिखा tan थीटा कितना होगा y/d। तो y इक्वल कितना हो गया d tan थीटा। तो dy बराबर d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो dy की जगह रख दिया जाएगा d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो वापस आओ यहां पर, तो यहां पर इस फार्मूले को देखो, dy की जगह हो जाएगा d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। एक d से कट जाएगा और sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और एक cos थीटा और d थीटा बचेगा और ऊपर एक d और रह जाएगा। तो इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूं अगले वाले पेज पर, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई cos थीटा अपॉन d। तो हमने लिखा dv इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इनटू cos थीटा इनटू d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा टू से लेकर थीटा 1। इतना ही बचेगा ना बेटा? देखो एक बार, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा को मान के cos थीटा बचा। ठीक है, इतना ही बचेगा बेटा। आगे इंटीग्रेट करो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इधर इंटीग्रेट करोगे ये b बराबर कितना हो जाएगा 0 से b, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई d। यहां हो जाएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है sin थीटा और ऊपर लिमिट sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2, sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 और ये माइनस माइनस का करके क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू द, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट